वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग अच्छे हो ना। चलो अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताए थे जो आर्रेनियस और ब्रांस्टन लोरी इसिक्सा लुइस जो तीनों जो रासायनिक थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, यानी कि अम्ल क्षार और लवण के लिए, यानी कि अम्ल और क्षारों को परिभाषित करने के लिए इन्होंने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी थी। ठीक है, तो इनके बारे में हमने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं इनके सामान्य गुण, यानी कि अम्ल और क्षारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उनके गुणों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है और एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और गुण एक्स्ट्रा में आपको दे रखे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आज बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों के नाम। तो मैंने आपको यही बताया था, हम लोगों को हर रोज यही रिवाइज करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साथ में रिवाइज करना है, यानी कि याद करते जाना है और अपनी नोटबुक में यानी कि रफ में लिखते जाना है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम चैप्टर का नाम। तो चैप्टर आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमेशा की तरह से आवर्त सारणी के तत्व, यानी कि एलिमेंट कितने तक, 1 से 30 तक। ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन से और खत्म होते हैं जिंक तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवाए थे, अपनी जो पिछली 3 क्लास हो चुकी हैं उनमें मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। ठीक है, तो आज अपन फिर से रिवाइज करते हैं। मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए और बोलते चलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और 15वें नंबर पर आता है फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम और 23वें नंबर पर वेनेडियम, 24वें नंबर पर क्रोमियम, फिर आता है मैंगनीज 25वें नंबर पर, 26वें नंबर पर आयरन Fe, 27वें नंबर पर कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, उसके बाद कॉपर और उसके बाद जिंक। तो 28वें पर निकेल, 29वें पे कॉपर और 30वें पे जिंक। ठीक है, तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक। ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है ही के हिसाब से, लाई बैक नॉफ के हिसाब से, नी को आप अलग कर दीजिए, नामागल सिप्स कल के हिसाब से, आर्गन को आप अलग कर दीजिए। उसके बाद आप याद रखिए ककस्टिव किरमन फेकोनिन। ठीक है, उसके बाद याद रखिए आप कजन। ठीक है, तो उनको याद करने का तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। इसके साथ आपको किस प्रकार से याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम होता है वो कितने नंबर पाता है, 19वें नंबर पाता है। आपको डायरेक्टली ये याद रखने, क्रम वाइज आप सीरीज से आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये डायरेक्टली भी याद होने चाहिए कि जो नियोन होता है उसका कितना होता है, 10 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से जो बोरॉन होता है उसका 5 परमाणु क्रमांक होता है, कोबाल्ट का 27 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, और क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है। तो इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक के बारे में। मैंने पढ़ाए थे जो अम्ल और क्षार, तो अम्ल क्षार, ठीक है, इन दोनों के बारे में, इनके गुणों के बारे में हम
और देखेंगे, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और स्टडी करेंगे। मैंने क्या बताया था कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था, लेकिन इनके बारे में, इनके गुणों के बारे में और देखते हैं। ओके, तो मैं एक बार ये रफ कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। ओके, तो अब देखते हैं अम्ल एवं क्षारों के, अम्ल एवं क्षारों के सामान्य गुण, सामान्य गुण यानी इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अम्लों के बारे में बताया था। अम्ल, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर आप क्षार के बारे में देख लीजिए, यानी कि बेस के बारे में देख लीजिए। तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे, और ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कि हमने पहले पढ़ लिया था। और अम्ल की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि अम्ल होते हैं वो धातु के साथ, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अम्ल होते हैं वो क्रिया करते हैं किसके साथ, धातु के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण, और लवण के साथ में बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। H2 को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। ठीक है, और जो ये तीर का निशान, ऐसे तीर का निशान होता है, इसका मतलब होता है कि गैस का निर्माण होता है, और गैस कैसी होती है, हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी बेस पे कि अम्ल होते हैं धातु के साथ क्रिया करते हैं और लवण एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। तो अम्ल हो गया H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और धातु है Zn ले लेते हैं, यानी कि जिंक। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये हो गया जिंक, जिसको हिंदी में कहा जाता है जस्ता। इससे क्रिया होती है तो एक लवण बनता है। तो यहां पर देख लीजिए H2 और ये क्या है, SO4। तो यहां पर हो गया 2H प्लस हो जाता है और SO4 क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो इससे बनता है ZnSO4। SO4 क्या है, ये -2 होता है। ठीक है, तो ZnSO4 प्लस H2 क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो ZnSO4 इसको जिंक सल्फेट कहा जाता है। यह एक क्या होता है, एक लवण होता है। क्या होता है, एक लवण होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, यह Zn के साथ मिल जाता है SO4, तो इस प्रकार से ZnSO4 को निर्माण होता है। और यहाँ पर जो H2 बच जाता है, ये हाइड्रोजन गैस है, वो उससे बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्षारों में भी देख लीजिए। तो क्षारों में क्या होता है, एक क्षार होता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो क्रिया करता है किससे, धातु के साथ क्रिया करता है, यानी कि जिंक के साथ क्रिया करता है। तो ये निर्माण करवाता है एक लवण का Na2ZnO2, और इसके साथ साथ गैस बनती है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ओनली जो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है, वो सिर्फ धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके अलावा बाकी के जो भी क्षार होते हैं, यानी कि हर कोई क्षार होता है, वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखते हैं, फिर से अम्ल की तरफ आ जाते हैं। अम्ल के बारे में और इसके और गुण देखते हैं। जो अम्ल होते हैं, अम्ल ये धातु ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके बनाते हैं लवण, और इसके साथ बनाते हैं जल। ठीक है, तो अम्ल होते हैं वो किससे क्रिया करते हैं, वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लीजिए, तो एक अम्ल ले लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। तो फिर से ले लीजिए H2SO4, धातु ले लीजिए, यहाँ पर धातु ऑक्साइड ये ले लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, इसकी हमने जब क्रिया करवाते हैं तो बनता है कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4,
SO4 और यहाँ पर क्या बच जाता है H2 और इसमें बच जाता है O, तो ये बन जाता है H2O। तो कॉपर सल्फेट ये क्या हो गया, ये लवण हो गया, ठीक है, और H2O ये क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड होता है कॉपर ऑक्साइड, और H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, ठीक है। तो अम्ल होते हैं वो कॉपर ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, ये क्या होता है, एक अम्लों का गुण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अम्ल और लवण और जल बन रहे हैं, तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है, मैंने आपको उदासीनीकरण क्रिया बताई थी, जब अम्ल के साथ क्षार मिलकर, अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो आप देख लीजिए जो कॉपर ऑक्साइड होते हैं यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो एक तरह से किसका व्यवहार करते हैं, तो वो क्षारकता का व्यवहार करते हैं, यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति रखते हैं, वो क्षारीय प्रकृति या फिर प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हम वापस जाते हैं क्षार की तरफ। तो क्षार होते हैं, क्षार वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और बनाते हैं लवण प्लस में जल बनाते हैं, ठीक है। क्षार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। यहां पर क्या था, अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। इसी तरह से क्षार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो क्षार यहां पर ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। और अधात्विक ऑक्साइड यहाँ पर ले लेते हैं जो धातु ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ये मिलकर निर्माण करेंगे लवण एवं जल का। तो लवण देख लीजिए यहाँ पर लवण बनता है Ca, ठीक है, CO2 और एक वो यहां से मिल जाता है तो ये बन जाता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। इसके साथ में निर्माण होता है H2O का। H2O कहां से आया, तो 2 H तो यहां पर मिल गए, ठीक है, एक O वो चला गया CO3 के साथ और एक O बचता है तो वो चला जाता है H2O के साथ। तो इस प्रकार से निर्माण होता है जल का, ठीक है। ये क्या हो गया, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक क्षार होता है। तो आपने क्या देखा कि जब एक क्षार की क्रिया होती है, ठीक है, और बनता है लवण और जल, तो आपने उदासीनीकरण की क्रिया में आप वापस से चले जाइए कि जब क्षार की क्रिया किससे कराई जाए कि लवण और जल का निर्माण होता है, तो क्षार की क्रिया कराई जाती है अम्ल से। किससे करवाई जाती है, अम्ल से करवाई जाती है, तभी लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्षार क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल कौन बन गया, यहाँ पर CO2 बन जाता है। यानी कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, कैसे ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है यानी कि प्रवृत्ति होती है वो होती है अम्लीय प्रकार की। कैसी, अम्लीय प्रकार की, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति तो होती है क्षारीय प्रकार की, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकार की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कि अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, और क्षार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं जो क्षार और अम्ल होते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जब ये विद्युत के सुचालक होते हैं तो इनके जलीय विलयन का उपयोग होता है वो विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्ट, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये गुण हो जाते हैं अम्ल और क्षारों के। और इसका एक गुण और है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। यानी कि इस क्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं और आपस में कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अम्ल और क्षारों के गुण। तो इनके बाद हम पढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण के क्या क्या उपयोग होते हैं, यानी कि दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग पढ़ेंगे, यानी कि यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ओके। तो अब देखते हैं अम्ल,
क्षार एवं लवण के उपयोग, कि इनका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। ठीक है, यूजेज ऑफ एसिड्स। तो मैंने आपको दो प्रकार के अम्ल बताए थे, एक तो होते हैं खनिज अम्ल, ठीक है, और दूसरे होते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं? HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और HNO3 ये किस में आते हैं? ये आते हैं खनिज अम्ल में आते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है, ये उद्योगों में काम आते हैं, उर्वरक बनाने में काम आते हैं। ठीक है, उर्वरक, पेंट बनाने में काम आते हैं, आदि कार्यों में खनिज अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बनिक अम्ल के बारे में कि कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं। ऐसे अम्ल जो जंतु एवं पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो होते हैं कार्बनिक अम्ल। कौन कौन से? मैंने आपको बताया था, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और देख लीजिए जो चींटियां होती हैं इनमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। ठीक है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं इनका उपयोग भी किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में। कहां कहां पर किया जाता है मैं इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं खनिज अम्लों के बारे में। तो खनिज अम्लों का उपयोग होता है उद्योग धंधों में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, और सफाई में भी किया जाता है। किसमें? सफाई में, यानी कि सफाई करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। किनका? खनिज अम्लों का। तो खनिज अम्लों में हम सबसे पहले बात करते हैं HCl की, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है उद्योग धंधों में, ये जनरली काम आता है। ठीक है, और जो बॉयलर होता है यानी कि जो भट्टी होती है बॉयलर, इस बॉयलर की अंदर वाली जो दीवार होती है, अंदर की दीवार, अंदर की दीवार को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और इसका कहां पर उपयोग किया जाता है? और इसका उपयोग किया जाता है जो सैनिटरी वाले जो सामान होते हैं, सैनिटरी वाले सामान। ठीक है, चाहे वो सिंक हो, चाहे वो गटर हो। ठीक है, लेटरिन की सीट आती है, तो इनको साफ करने में, इनको साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इसका उपयोग होता है सेलों में, बैटरियों में, ठीक है, और उद्योगों में। ठीक है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका जो मेन उपयोग किया जाता है वो कार बैटरी बनाने में किया जाता है, यानी कार बैटरी में इस अम्ल का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको कहा जाता है, ये अम्लों में, अम्लों का राजा कहा जाता है इसको। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, जो अम्लों का जो राजा कहा जाता है वो कहा जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा अम्ल हम देखते हैं HNO3 जो यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसका जो मेनली जो उपयोग किया जाता है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। किसमें? उर्वरक बनाने में, यानी कि क्षेत्र में जो खाद दी जाती है उसको बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो सोने एवं चांदी के जो आभूषण होते हैं उन आभूषणों की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सफाई कैसे की जाती है? यानी कि HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 इसका तो एक भाग लिया जाता है, एक भाग।
ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, इस HCl के 3 भाग लिए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि HNO3 अनुपात HCl ये होता है 1:3। जब HNO3 को एक भाग में मिलाया जाता है और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 भाग में मिलाया जाता है तो बनता है अम्लराज। अम्लराज जिसे इंग्लिश में एक्वा रेजिया कहा जाता है। एक्वा रेजिया ये एक बहुत प्रबल यौगिक होता है। इसका उपयोग किया जाता है सोने को गलाने में। किसको? सोने जो गोल्ड होता है उस गोल्ड को मेल्ट करने में यानी कि गलाने में, यानी कि उसकी सफाई करने में इस एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग यौगिक होता है जो सोने को भी गला सकता है, ठीक है। इसमें आपको ये अनुपात याद रखना है कि नाइट्रिक अम्ल का तो 1 भाग होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग होता है, जिससे निर्माण होता है अम्लराज का। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि अम्लराज का निर्माण कैसे होता है। आप ये सोच लो कि अम्लों का राजा, नहीं, अम्लों का राजा है वो तो H2SO4 है। जो अम्लराज का निर्माण होता है वो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे खनिज अम्ल, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक अम्लों की कि कार्बनिक अम्लों का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो इसमें जो मेनली जो उपयोग किया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो सिरके के रूप में होता है। किसमें? सिरके के रूप में, यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और घरेलू क्षेत्रों में इस सिरका का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, खाद्य पदार्थ एवं अचार होता है, अचार, इनको खराब होने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि अम्लों का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जो खनिज अम्ल में HCl है और H2SO4 और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इनका उपयोग मेनली उद्योगों में, उर्वरकों में, पेंट बनाने में, सफाई करने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है उद्योग धंधों में किया जाता है। बॉयलर के अंदर की जो दीवार होती है उसकी सफाई करने में इस HCl का उपयोग किया जाता है। इसके बाद और HCl का उपयोग किया जाता है जो सैनिटरी वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सिंक होता है, गटर वगैरह होता है, इन सब की सफाई में भी HCl का उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा जो अम्ल है वो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है कार बैटरी बनाने में किया जाता है, सेल बनाने में किया जाता है और उद्योग धंधों में तो इसका उपयोग करना ही करना है, ठीक है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो किंग्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का आता है। ये नाइट्रिक अम्ल का प्रमुख उपयोग होता है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ ये चांदी एवं सोने के आभूषणों की सफाई करने का भी कार्य करता है। किस प्रकार से सफाई करता है? ये एक्वा रेजिया का निर्माण करता है, इनकी अम्लराज का निर्माण करता है। किस प्रकार से? यदि एक भाग HNO3 का मिलाया जाए, किसका? एक भाग HNO3 का मिलाया जाए और 3 भाग होते हैं वो HCl के मिलाए जाए तो 1:3 HNO3 अनुपात HCl का होगा तो बनेगा अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया होता है इतना सॉलिड विलयन बनता है, सॉलिड यौगिक होता है जिसमें सोने को भी गलाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम कार्बनिक अम्ल की। कार्बनिक अम्ल में आपको बताए थे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें मेनली आता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है। तो इस सिरके का उपयोग खाद्य पदार्थों, इन अचार के संरक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि इनको खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्षारों का क्या उपयोग है, ठीक है। ये हो गया अम्लों का उपयोग। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्षारों का क्या उपयोग है, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूं। तो अब देखते हैं क्षारों के उपयोग। हमने अम्लों के उपयोग पढ़ लिए, अब देखते हैं कि क्षारों के उपयोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 3 प्रमुख क्षार होते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और तीसरा होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इनके बारे में हम तीनों के बारे में देखेंगे कि इनका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिख देता हूं यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो मुख्यतः किया जाता है साबुन उद्योगों में, अपमार्जक बनाने में यानी कि डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। वस्त्र उद्योग में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में किया जाता है, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग किया जाता है, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो उपयोग किया जाता है वो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, को दूर करने में किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मिट्टी की अम्लता यानी कि मिट्टी होती है, उस मिट्टी में अम्ल की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कहा जाता है मिट्टी की अम्लता। तो अम्लता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो अम्लता को जब किसी क्षार पदार्थ के मिलाने से ही अम्ल पदार्थ को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये क्षार पदार्थ होता है वो अम्लों को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, ठीक है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, एक क्षार होता है, ठीक है। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है अम्लता को दूर करने में, किसकी, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी इसी तरह से ही काम करता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में जब एसिडिटी यानी कि अम्लता, एसिडिटी हमारे शरीर में जब एसिडिटी, जिसको अम्लता कहा जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है, पेट में दर्द होता है, गले पे जलन होने लग जाती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एसिडिटी यानी कि अम्लता शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड का मतलब होता है कि इस एसिडिटी, जो एसिड बन रहा है पेट में, इसको क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। तो इसका उपयोग किया जाता है एंटा एसिड के रूप में किया जाता है, यानी कि जो शरीर की जो कब्ज होती है और जो अम्लता होती है इसको दूर करने में इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसी कारण ही इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो दूसरा नाम होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता एवं कब्जी को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए क्षारों के उपयोग। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक, वस्त्र उद्योग एवं कागज उद्योग में किया जाता है। उसी प्रकार जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग किया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग हमारे पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी, ठीक है, और साथ में कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। ये एंटा एसिड की तरह कार्य करता है, इसी कारण इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लवणों के उपयोग, क्या देखते हैं, लवणों के उपयोग। तो लवण आप देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा मार्कर ले लेता हूं, ठीक है, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, एक लवण होता है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है जो संगमरमर का जो पत्थर लगाया जाता है, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देख लीजिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, किसमें, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो फिटकरी होती है, फिटकरी जिसका फॉर्मूला होता है आपको ये याद रखना है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, 24 होते हैं, 24H2O, इसको कहा जाता है, ये यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, तो इसको कहा जाता है पोटास एलम,
ठीक है, दो प्रकार की फिटकरी होती है, एक तो होती है पोटास एलम और एक होती है क्रोम एलम। ठीक है, तो दूसरी का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर K2 की जगह लिखना होता है Cr2। क्या लिखना होता है? Cr2। तो Cr2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ठीक है, वो बनता है क्रोम एलम। लेकिन आपको याद रखना है कि फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसको कहा जाता है पोटास एलम। इसका जो उपयोग किया जाता है वो जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, शुद्धिकरण में, यानी कि जब पानी में अशुद्धियां पाई जाती हैं, ठीक है, यदि उसमें फिटकरी मिला दी जाती है, उससे क्या अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई फिटकरी। तो आपने पढ़ लिया है लवणों के उपयोग। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका उपयोग संगमरमर के जो पत्थर के रूप में होता है वो फर्श बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग होता है वो धातु निष्कर्षण में भी किया जाता है, धातु निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और फिटकरी होती है जिसे पोटास एलम भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। एक अच्छा और लंबा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो जल के शुद्धिकरण में, यानी कि जल के शोधन में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पीएच स्केल। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा पीएच स्केल। और पीएच स्केल का कहां कहां पर उपयोग किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज हमने पढ़ा है अम्ल, क्षार और इनके क्या सामान्य गुण पढ़े थे, अम्ल क्षारों के बारे में। इसके बाद अम्ल, क्षार और लवण के हमने क्या पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिए। ठीक है, तो इनके मैंने जितने भी जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, जो मुख्यतः मैंने इनके उपयोग आपको बता दिए। जो बाकी रह गए इनके उपयोग हम आगे पढ़ लेंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो यही होगा। ठीक है, जो रह गए उनका उपयोग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उनकी थोड़ी प्रॉपर्टी बता दी जाएंगे, वो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस किस में विलय होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कल शुक्रवार है, तो कल शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके आना। ओके, तो मैंने आपको 1 2 3 4 चैप्टर करवा दिए हैं, साथ में जो 5वां चैप्टर मैंने आपको जहां तक करवा दिया है, तो मैं उसमें से आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है। और यदि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वीडियो आप देख लेना, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो मैं समझता हूं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके आएंगे, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओके, तो फिर अपन मिलते हैं, कल आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको जो चैनल से रिलेटेड जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाती है। और बेल आइकन के साथ में आपको बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके लिए अवेलेबल हो सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, जो अपना होगा टेस्ट। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।